इस वीडियो के अंदर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जो टॉपिकल एजेंट का सब टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक जो था वो प्रोटेक्टिव था, सेकंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक के अंदर एक एक्सप्लेनेशन है एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, उसके साथ साथ कुछ टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए हैं, जैसे एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरियोसाइड्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, जर्मिसाइड्स है, वायरोसाइड्स है, ऐसे ही स्टेलाइजेशन प्रोसेस है। ये कुछ टर्म्स हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके बाद जो इससे रिलेटेड कंपाउंड्स हैं हम इसको सेकेंड वीडियो के अंदर कवर करेंगे, कंपाउंड्स जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ये एक जनरल टर्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, फंगी होता है और स्पोर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक जनरल टर्म है जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इसमें कवर करता है। इसी से वर्ड एंटी माइक्रोबियल एजेंट ये वर्ड बना है। तो हम और इसके अंदर दो टाइप के ड्रग्स होते हैं, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं और दो टाइप के एजेंट्स होते हैं। कुछ एजेंट्स हो रहते हैं जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं उसको उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो उनका इन्वायरमेंट फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है तो फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत फास्ट मल्टीप्लाई होते हैं। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, अगर उसको सही इन्वायरमेंट मिलता है तो वो डबल उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई होता है। 2 है तो 4 में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 है तो 8 में मल्टीप्लाई, तो फास्ट उसकी ग्रोथ होती है। तो कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे रहते हैं सिर्फ उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, इनहिबिट करता है। तो इसमें हम इसको अलग अलग दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, यानी उनकी मल्टीप्लाई होने को रोक रहे हैं, और कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट किल करने वाले, डिस्ट्रॉय करने वाले, जिसको डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हैं, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स को एजेंट जो है डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और कुछ है सिर्फ उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं, यानी उसके मल्टीप्लाई होने को वो रोकते हैं। तो इस तरीके से हम, अगर एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एक जनरल टर्म है जो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए बोला जाता है। तो यहाँ अगर पूछा व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, व्हाट आर एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो हम इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि ये दोनों टाइप के एजेंट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, या कुछ कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं जो इसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, यानी इसको मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं। तो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय, विच किल भी बोल सकते हैं, विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट, ये दोनों भी, कि जो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय, जिसको किल भी बोल सकते हैं, जो डायरेक्टली किल करता है ऑर्गेनिजम्स को, या फिर उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जैसे ये दोनों के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द कंपाउंड और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट वो कंपाउंड है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंपल वे में एग्जांपल्स अगर है तो इसमें इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये एग्जांपल के हम सपोर्ट में इसको लिख सकते हैं। इसके साथ अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, यहाँ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, अलग अलग उस सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग एक ही है। एक तो एंटीसेप्टिक है, एक टर्म जो है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ये यहाँ बोल सकते हैं एंटीसेप्सिस, जिसको हम बोल सकते हैं, जो सेप्सिस के अगेंस्ट में वर्क करता है। सेप्सिस जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से, इन्फेक्शन के फैलने की वजह से सेप्सिस होता है।
तो यहाँ ये वर्ड एंटीसेप्टिक है, तो और इसका दूसरा वर्ड है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट्स, तो यहाँ एंटीसेप्टिक है, सेकंड डिसइंफेक्टेंट है। ये दोनों भी सिमिलर वर्ड्स हैं, दोनों भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग टर्म्स इस वजह से इसमें यूज़ हुआ है कि एंटीसेप्टिक जो है ये ख़ास तौर से लिविंग सेल्स में अगर इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का असर है, तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जो है ख़ास तौर से इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर ऑपरेशन थिएटर है, उसको स्टरलाइज करना है, ऑपरेशन के जो टूल्स हैं, सीजर्स हैं, फोर्सेप्स हैं, दूसरी चीज़ें जो है उसको स्टरलाइज करना है, इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करना है, उसके लिए डिसइंफेक्टेंट है। मीनिंग दोनों के सेम ही, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि एंटीसेप्टिक जो लिविंग सेल्स होते हैं उसमें इन्फेक्शन होता है, उसमें बैक्टीरिया को किल करना है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करना है, तो एंटीसेप्टिक वर्ड यूज़ करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, टेबल है, चेयर है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे ऑपरेशन और सर्जरी करते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो एजेंट्स यूज़ करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो हम दोनों को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं माइनर चेंजेस के साथ में कि एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच प्रिवेंट सेप्सिस। सिंपल वे में सेप्टिक वर्ड यूज़ किया तो हम ये वर्ड उसमें ला सकते हैं कि एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच प्रिवेंट सेप्सिस और इन्फेक्शन बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यूज़। यहाँ एक स्पेशल है ऑन लिविंग टिश्यूज़ कि एंटीसेप्टिक वो एजेंट है जो सेप्सिस को प्रिवेंट करता है, एंटीसेप्टिक वो एजेंट है जो सेप्सिस को प्रिवेंट करता है। सेप्सिस जो प्रिवेंट होगा बाय डिस्ट्रॉइंग एंड इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेशली ऑन लिविंग टिश्यूज़, ख़ास तौर से लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर, ख़ास तौर से लिविंग टिश्यूज़ पर जो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट है, तो उसको ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए। तो यहाँ एंटीसेप्टिक सिंपल वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच प्रिवेंट सेप्सिस बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग सेल्स। इस तरीके से डिसइंफेक्टेंट है। अब इसमें एग्जाम्पल्स लिखते हैं, सिट्रीमाइड भी लिख सकते हैं जो ऑर्गेनिक एंटीसेप्टिक है। ऐसे ही पोविडोन आयोडीन है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं पोविडोन आयोडीन, तो ये भी एक एंटीसेप्टिक है। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट के अंदर हम डिसइंफेक्टेंट भी सेम कैटेगरी है, लेकिन हमने जैसे बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो सेम डेफिनेशन हम यहाँ लिख सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, जिसको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट which destroy or inhibit the growth of microorganism, on inanimate object। तो यहाँ इस तरीके से लिख सकते हैं, disinfectant are the agent which destroy or inhibit the growth of microorganisms on non-living objects like instruments है, equipments है, tables है, etc। तो इसमें एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल इसके अंदर हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों को हम अलग अलग, दोनों के बीच में डिफरेंस, सेम डेफिनेशन है, सिर्फ एंटीसेप्टिक लिविंग सेल्स के लिए और डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ एंटीसेप्टिक के लिए एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच प्रिवेंट सेप्सिस बाय डिस्ट्रॉइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन लिविंग टिश्यूज और लिविंग सेल्स। ऐसे ही डिसइंफेक्टेंट आर द एजेंट विच डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट, टेबल एक्सेट्रा। इसमें एग्जाम्पल हम फिनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। अब इसमें कभी कभी पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, तो सिंपल वे में डिफरेंस इसको लिख सकते हैं। जो डेफिनेशन हमने लिखा कि एंटीसेप्टिक लिविंग सेल्स के लिए, लिविंग टिश्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि एंटीसेप्टिक आर वेरी इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन एंड डिसइंफेक्टेंट आर इफेक्टिव इन हाई कॉन्सेंट्रेशन। और इसके साथ साथ हम लिख सकते हैं एंटीसेप्टिक इज सेफ फॉर द टिश्यूज़ एंड डिसइंफेक्टेंट में भी हार्मफुल फॉर द टिश्यूज़। ये हार्मफुल हो सकता है। एंटीसेप्टिक जनरली नॉन कोरोसिव इन नेचर एंड डिसइंफेक्टेंट आर कोरोसिव इन नेचर। ये डिफरेंस हम लिख सकते हैं। 4 पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला पॉइंट डेफिनेशन के लिए
एंड एंटीसेप्टिक आर यूज फॉर लिविंग सेल्स और टिश्यूज़, और यहाँ डिसइंफेक्टेंट आर यूज फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसके साथ एंटीसेप्टिक आर इफेक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन, disinfectant are effective in high concentration, and antiseptic is safe for the tissues and cells, and disinfectant may be toxic for the cells. And is antiseptic and the antiseptic generally non corrosive in nature and disinfectant are corrosive in nature। इस तरीके से हम उसका डिफरेंस भी दोनों के बीच में लिख सकते हैं। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक टर्म्स हम जिसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने एंटी माइक्रोबियल एजेंट को एक्सप्लेन किया था कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक ऐसा टर्म है जो सारे ऑर्गेनिजम्स को कवर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंगस हो या वायरस हो या कोई और टाइप का ऑर्गेनिजम्स हो, तो वो सारे ऑर्गेनिजम्स को उसको कवर करता है। अब इसमें जैसे दो टर्म है, एक वो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसके लिए जनरली जो सफिक्स में यूज़ करते हैं वो साइड यूज़ करते हैं। साइड, अगर जिस किसी भी वर्ड के सफिक्स में साइड आता है तो उसके मीनिंग वो एजेंट है जो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है या किल करता है। और अगर स्टैटिक आता है, स्टैटिक वर्ड लास्ट में आता है, सफिक्स में आता है, तो ये है ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला। ये ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरीके से दोनों भी के साइड वर्ड जो ये आता है वो किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ होता है, और स्टैटिक वर्ड जो आता है स्टेट यानी इसको ग्रोथ को रोकने वाला जो है उसको उसी स्टेट पर रोकने वाला, इसलिए स्टैटिक है। तो ये दो टर्म है। अब स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के साथ ये सफिक्स को जोड़कर अलग अलग टर्म्स हम फॉर्म कर सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को किल करने वाला बैक्टीरिसाइड, बैक्टीरिया को किल करने वाला बैक्टीरिसाइड है। बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ये दो टर्म हो गए। खास तौर से स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स क्या है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया को किल करने वाला बैक्टीरियोसाइड, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला बैक्टीरियोस्टैटिक। अगर पूछा व्हाट इज बैक्टीरियोसाइड तो हम बोल सकते हैं द एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया, सिंपल वे में द एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइड, कि जो बैक्टीरिया को किल करता है वो बैक्टीरियोसाइड है। द एजेंट विच किल्स द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइड। ऐसे ही बैक्टीरियोस्टैटिक में द एजेंट विच डिस्ट्रॉय विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोस्टैटिक, द एजेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोस्टैटिक। ऐसे ही जर्मिसाइड है जो जर्म्स को किल करने, द एजेंट विच किल्स द जर्म्स, विच किल्स द जर्म्स इज कॉल्ड जर्मिसाइड। ऐसे वायरोसाइड है, द एजेंट विच किल्स द वायरसेस इज कॉल्ड वायरोसाइड। तो ये डिफरेंट टर्म्स है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइड, जर्मिसाइड, वायरोसाइड, ये सेम टर्म्स हैं जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय और जो डिस्ट्रॉय करने वाला और उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाले के लिए साइड वर्ड यूज़ होते हैं सफिक्स में, और स्टैटिक वर्ड जो है सफिक्स में वो उसकी ग्रोथ को रोकने वाला। स्पेसिफिक अगर है तो जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोसाइड, और जो बैक्टीरिया को किल करने वाला, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना बैक्टीरियोस्टैटिक। ऐसे ही जर्मिसाइड है, द एजेंट विच किल्स द जर्म्स इज कॉल्ड जर्मिसाइड। ऐसे ही वायरोसाइड है, द एजेंट विच किल्स द वायरस इज कॉल्ड वायरोसाइड। ये वर्ड इसमें यूज़ होता है। एक टर्म इसके अंदर है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस वो है जो किसी सिस्टम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करता है। स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस के ज़रिए से कोई सिस्टम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। कोई भी सिस्टम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हो जाता है। जैसे अगर कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, उसको स्टरलाइज करना है तो यानी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है। या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टोटली रिमूव हो जाते हैं या जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसमें किल कर देते हैं, तो उसका इफेक्ट नहीं होता। तो हम बोल सकते हैं स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस, स्टरलाइजेशन इज़ द प्रोसेस कि स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है इन विच ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एंड देयर स्पोर्स, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स आर आइदर किल्ड और रिमूव्ड।
ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर स्पोज आइदर किल्ड और रिमूव्ड, कि उसको या तो किल कर देते हैं या रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सिस्टम, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट विल बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो इस तरीके से स्टरलाइजेशन, अगर पूछा व्हाट इज स्टरलाइजेशन, तो हम सिंपल वे में, स्टरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या उसके स्पोर्स को या तो किल कर दिया जाता है या रिमूव कर किया जाता है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो स्टरलाइजेशन हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस by which all microorganisms and their spores are either killed or removed. All microorganisms and their spores are either killed or removed, and the resultant product will be free from living organism. And the resultant product will be free from living organism. जो product मिलता है वो organism से free होता है। तो सिंपल तरीके से इस तरीके स्टरलाइजेशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस, sterilization is the process by which all microorganisms and their spores are either killed or removed, and the resultant product will be free from living organism. तो इस तरीके से हम स्टरलाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, किस सिस्टम के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें तीन मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट का क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं। दूसरा हैलोजनेशन के ज़रिए से, तीसरा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के ज़रिए से। ये तीन मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू एंटी माइक्रोबियल एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेन में अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहला जो है वो हैलोजनेशन। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल होता है या डिस्ट्रॉय होता है या उसकी ग्रोथ रुकती है, तो हर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर या कोई भी लिविंग सेल्स के अंदर प्रोटीन जो है अलग अलग फॉर्म में जो होता है, प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। प्रोटीन अगर फॉर्म होगा, डेवलप होगा, तो उससे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीप्लाई होंगे। अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा चेंजेस कर दें तो उसका जो मेन, जैसे प्रोटीन एक फंक्शनल मॉलिक्यूल है तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिस पर्पज़ के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मल्टीप्लाई होने के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर में माइनर चेंजेस कर दें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हो या कोई लिविंग सेल्स हो, तो उसमें जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में माइनर चेंज कर दें तो उसकी वजह से उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, जिस फंक्शन के लिए वो प्रोटीन वर्क है उस ऑर्गेनिज्म में या सेल के अंदर है, तो और वो सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहला जो प्रोसीजर है ऑक्सीडेशन, यह ख़ास चीज़ जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करके उसके अंदर से फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म कर दें। कोई भी मॉलिक्यूल है उसके अंदर फंक्शनल कैपेसिटी उस वक्त तक के रहती है वो जब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। उसके अंदर माइनर चेंजेस अगर आते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, तो स्ट्रक्चर के चेंजेस की वजह से, स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होने की वजह से उसका केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और जिस पर्पज़ के लिए वो मॉलिक्यूल है वो पर्पज़ उसमें ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होता है और एक प्रोटीन में एक ग्रुप होता है जिसको सल्फाइड्रिल ग्रुप कहते हैं। ये एक रिड्यूसिंग ग्रुप है। हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये प्रोटीन है,
किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जनरल स्ट्रक्चर कि ये प्रोटीन है, इसके अंदर एक सल्फ हाइड्रिल ग्रुप है। ये एक प्रोटीन, हमने सपोज किया कि ये प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से, और उसमें एक सल्फ हाइड्रिल एस एच ग्रुप है, सल्फ हाइड्रिल ग्रुप है। अब ये सल्फ हाइड्रिल ग्रुप है जो इसके अंदर एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो हम लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू कोई भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट प्रोटीन के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो कन्फर्मेशन है और उसका शेप चेंज हो जाता है, यानी उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी उसका शेप और कन्फर्मेशन चेंज होता है, कन्फर्मेशन भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, उसका कन्फर्मेशन चेंज होता है, उसका यानी शेप चेंज होता है, यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन की वजह से उसकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट होती है। तो यहाँ मेन चीज़ है ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। मेन कंसेप्ट तीनों के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि तीनों ऑक्सीडेशन का पर्पस भी, हैलोजनेशन का पर्पस भी, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का पर्पस भी ये है कि उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर देना। अगर इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, उसकी जिस फंक्शन के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो जो फंक्शन वो कर रहा है वो फंक्शन उसका चेंज हो जाएगा, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और फंक्शनल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के अंदर हम लिख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ हमने एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर दो एजेंट पढ़ा था, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like hydrogen peroxide and potassium permanganate react with reducing group like sulfhydryl group present in microbial protein माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन में जो सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उनके साथ रिएक्शन करता है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटाशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट विथ सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन, रिएक्ट विथ सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन जो एक रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो यहाँ हम इसको सिंपल वे में, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सल्फाइड्रिल ग्रुप जो है वो ये डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और दो सल्फर के बीच में एक लिंक फॉर्म हो जाती है जिसको डाइसल्फाइड लिंकेज बोलते हैं। डाइसल्फाइड लिंकेज होता है। सल्फाइड्रिल ग्रुप जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन में होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो है पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सल्फाइड्रिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करके इस सल्फाइड्रिल ग्रुप को डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का शेप यानी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद रिड्यूसिंग ग्रुप लाइक सल्फाइड्रिल ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन। पहला सेंटेंस जो हम लिख सकते हैं उसके अंदर ये लिख सकते हैं कि हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like potassium permanganate and hydrogen peroxide react with reducing group like sulfhydryl group present in microbial protein. This sulfhydryl group get converted into disulfide linkage. Thus this reaction alter the conformation of the protein. Thus this reaction alter the shape of the protein and inhibit the growth of microorganism. इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती। सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे मैंने बताया कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं उसका मेन पर्पस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज करना, जिसकी वजह से उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। जब वो जिस फंक्शन के लिए बना है वो फंक्शन अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नहीं होगा या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी चीज़ को हमने लिखना है। जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है, जो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और उसके स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, जिसकी वजह से प्रोटीन का शेप और कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट एंड हाइड्रोजन peroxide react with reducing group like sulfidyl group present in microbial protein, and this sulfidyl group get converted into disulfide linkage, and this reaction alter the conformation of the protein and inhibit the growth of microorganism यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये माइक्रोबियल प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है और सल्फाइडिल ग्रुप को डाइसल्फाइड लिंकेज में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम इसका मैकेनिज़्म लिख सकते हैं। इसके बाद जो मैकेनिज़्म है दूसरा वो हैलोजनेशन है। उसके बाद प्रोटीन प्रेसिपिटेशन है, दूसरा जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है वो हैलोजनेशन। ये भी सेम चीज़ है कि वहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिड्यूसिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करके उसके प्रोटीन के कन्फर्मेशन को, उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया। यहाँ पर भी अगर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन जो अमीनो एसिड से फॉर्म हुआ, या तो हम लिख सकते हैं कि अमीनो एसिड से एक अमीनो एसिड है जिसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं, और दो अमीनो एसिड अगर अटैच है, जिसको हम प्रोटीन बोल सकते हैं। तो दो अमीनो एसिड एक दूसरे से अटैच है और बहुत सारे अमीनो एसिड चेन फॉर्म में है, पॉलीमर है, तो हम उसको प्रोटीन कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ हैलोजनेशन जो होगा, हैलोजनेशन और ये जो लिंक है, स्पेशल लिंक है जिसमें ये लिंक है, ये जो लिंक है जिसमें दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाली जो लिंक है, दो अमीनो एसिड, यहाँ एक अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, और ऐसे 3, 4, 5, 6 ऐसे ये अटैच होंगे तो प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ दो अमीनो एसिड को जोड़ने वाली जो लिंक है C डबल बॉन्ड ONH, ये जो लिंक है इसको पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो लिंक है, जो दो अमीनो एसिड को एक दूसरे से जोड़ती है, उसको पेप्टाइड लिंक बोलते हैं। पेप्टाइड लिंक जो किसी भी प्रोटीन के अंदर होती है, ख़ास तौर से अब यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चल रहा तो माइक्रोबियल प्रोटीन हम कंसिडर करेंगे। तो ये लिंक है, पेप्टाइड लिंक है। यहाँ पर ये क्या होता है कि पेप्टाइड लिंक में और ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीनो ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है। ये प्राइमरी अमाइड ग्रुप या सेकेंडरी अमाइड ग्रुप है। ये प्राइमरी अमाइड ग्रुप है, ये जैसे अगर यहाँ H है लास्ट में, अगर ये है तो ये प्राइमरी अमाइड ग्रुप हो गया। यहाँ दूसरे कार्बन से अटैच हो गया, दूसरा अमीनो एसिड आ गया तो ये सेकेंडरी अमाइड ग्रुप हो गया। तो यहाँ दोनों अमाइड ग्रुप पॉसिबल है, प्राइमरी अमाइड ग्रुप भी है, सेकेंडरी अमाइड ग्रुप भी है। जैसे बताएं यहाँ पे कि यहाँ फिर से इसको एक्सप्लेन करें कि ये जो लिंकेज है डबल बॉन्ड के साथ में, ये इस तरीके से लिंक हो सकती है, इस तरीके से लिंक हो सकती है, और यहाँ ग्रुप है, ये लिंकेज है। अगर दो अमीनो एसिड अटैच हो रहे हैं तो ये लिंकेज जो है ये पेप्टाइड लिंक कहलाएगी। इसमें ये जो है अमीनो ग्रुप जो है ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप है, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दिया और दूसरा अमीनो एसिड इसके साथ अटैच हो रहा है। यहाँ एक अमीनो एसिड है, दूसरा अटैच हो रहा है, ऐसे ही बहुत सारे अमीनो एसिड इसके साथ अटैच हो रहे हैं। तो अब ये सेकेंडरी अमीनो ग्रुप हो गया। तो प्राइमरी अमीनो ग्रुप है, सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। जब इसका हैलोजनेशन होता है, कोई हैलोजन से इसका रिएक्शन से होता है, जब इसका हैलोजनेशन होता है तो ये हैलोजन, इसमें हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच है, वो हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के साथ में, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के साथ में, जिसकी वजह से प्रोटीन का शेप और उसका इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है, जिसको कन्फर्मेशन बोलते हैं, और फिर उसकी फंक्शनल कैपेसिटी ख़त्म होकर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज अंडरगो हैलोजनेशन।
कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप जो पेप्टाइड लिंकेज पर होता है वहाँ उसका हेलोजनेशन होता है। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी अमाइड ग्रुप जो पेप्टाइड लिंकेज पर होता है वहाँ उसका हेलोजनेशन होता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिप्लेस होता है, के साथ रिप्लेस होता है और फिर उसका स्ट्रक्चर और उसका शेप चेंज हो जाता है, उसकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप, इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज may undergo halogenation in which hydrogen is replaced with halogen atom. This reaction affect the hydrogen bonding forces, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्सेस पर इसका इफेक्ट होता है। 2 अमीनो एसिड्स हैं, इसके नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाएगी और एक ख़ास स्ट्रक्चर उसका रहेगा। अगर ये हाइड्रोजन हट गया, हैलोजन आ गया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर इसका इफेक्ट होगा, जो ख़ास स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएगा और फंक्शनल कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड लिंकेज है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज अंडरगो हैलोजनेशन in which hydrogen is replaced with halogen atom. So this reaction affect the hydrogen bonding process. Thus alter the conformation of protein and inhibit the growth of microorganism. इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो इनहिबिट होती है। कि फिर से इसको एक्सप्लेन करें कि ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड ग्रुप प्रेजेंट इन माइक्रोबियल प्रोटीन एट पेप्टाइड लिंकेज में अंडरगो हैलोजनेशन इन विच द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विथ हैलोजन एटम। दिस रिएक्शन अफेक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोसेस, thus alter the conformation of protein and inhibit the growth of microorganism। बिल्कुल शॉर्ट वे में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, ये दो सेकेंड मैकेनिज़्म हो गया हैलोजन। पहला मैकेनिज़्म ऑक्सीडेशन के थ्रू ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है। दूसरा हैलोजनेशन के थ्रू। तीसरा जो है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म में प्रोटीन है उसको प्रेसिपिटेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का जिस फंक्शन के लिए प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ख़ास तौर से कुछ कैटाइंस हैं, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये कैटाइंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है। तो ये आयन जाकर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पोलार ग्रुप है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन के अंदर, जैसे अगर इसका स्ट्रक्चर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन है, ये एक पोलार ग्रुप है, नाइट्रोजन है, ये एक पोलार ग्रुप है, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, तो ये हम उसको पोलार ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं कि जो कैटाइंस है, पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ये पोलार ग्रुप के साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ये एल्यूमिनियम, ये अगर कॉपर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है इसका प्रेसिपिटेशन होगा, यानी उससे सिस्टम से प्रोटीन अलग हो जाएगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द वेरियस कैटायंस, मैंने अभी जैसे बताया कैटायंस में सिल्वर है, Ag है, Cu है, कॉपर है, Al है, एल्यूमिनियम है। दिस कैटायंस कैन रिएक्ट विथ पोलर ग्रुप ऑफ ए माइक्रोबियल प्रोटीन
and thus causes the precipitation of protein present in the microorganism and destruction of microorganism. बिल्कुल शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं. The various cations like silver, copper, aluminum may react with polar group of a microbial protein and causes the precipitation of protein. Polar group of a microbial protein and causes the precipitation of protein present in microorganism and destruction of microorganism. So the various cations, simple way में various cations like silver, copper, aluminum may react with polar group of a protein and causes the precipitation of protein present in microorganism and destruction of microorganism. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, बहुत ही शॉर्ट वे में इसको लिख सकते हैं कि वेरियस कैटायंस लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम मे रिएक्ट विद पोलर ग्रुप ऑफ ए प्रोटीन एंड कॉजेज द प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इस तरीके से ये जो है इस तरीके से 3 मैकेनिज्म के थ्रू कोई भी इनऑर्गेनिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है और या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है. यहाँ अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं वो कंपाउंड हम दूसरे वीडियो के अंदर हम कंपाउंड्स कवर करेंगे. कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हो जो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट करके यूज़ होते हैं.